नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज डॉक्टर योगेश पवार और IIM के दूसरे पड़ाव में आपका स्वागत है। इंस्पायरिंग इंडिया मूवमेंट जब हमने शुरू करी थी, उसका एक ही उद्देश्य था कि इंस्पायरिंग स्टोरीज, भारत की वो सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज आप तक पहुंचे। ऐसी स्टोरीज पहुंचे जो शायद लोगों के सामने नहीं आती, जो बड़े शांत तरीके से अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाते रहती है। इस देश को इन सारे एंटरप्रेन्योर्स के सामने लाने की जरूरत है और वही कर रहा है IIM आपके लिए। आज हमारे साथ फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स ऑफ एलिगेटर ऑटोमेशन। एलिगेटर ऑटोमेशन एक फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है जो दो दोस्तों ने शुरू किया और उसकी ड्रीम, उसकी नींव रखी गई थी कॉलेज में। एलिगेटर ऑटोमेशन ये नाम कैसे पड़ा, क्या इसके पीछे स्टोरी है, कैसे ये बिजनेस आगे बढ़ता चला गया, ये हम सब जानेंगे आज इस इंटरव्यू में। Let's start our second phase of interviews with Alligator Automation, which is end-of-line packaging automation system company, and we are going to ensure that we learn from them. हमारे साथ आज श्रीनिवास जी हैं, श्रीनिवास चौधरी जी। श्रीनिवास जी, अपने बारे में कुछ बताइए आप। BA मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है मैंने। मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ मिडिल क्लास फैमिली से। मेरे दादाजी बीकानेर से है। मेरी पढ़ाई मोस्टली उड़ीसा, देन आंध्रा एंड देन इंजीनियरिंग मैंने पुणे से किया। एंड बी मैकेनिकल हमने कॉलेज में ऑफ कोर्स कृणाल के साथ हम लोग थे। एंड अभी ऑफ कोर्स बिजनेस शुरू करके 14 साल हो गए। एंड ऑफ कोर्स हम लोग काफ़ी पैशनेट हैं जो भी हम कर रहे हैं। एंड देन बिजनेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बात है। तो आपके साथ आपने कृणाल जी का नाम लिया। कृणाल जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमें। सर, मैं वर्धा करके जो महाराष्ट्र का टाउन है वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरा एजुकेशन पूरा वर्धा से हुआ है। आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे मेरे मॉम डैड बोथ आर टीचर्स, दोनों टीचर्स हैं। ओके। मेरे यहाँ से यू कैन कॉल मी एज एन वी आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। मेरे यहाँ पे किसी को एंटरप्रेन्योरशिप का ऐसा स्पेसिफिक कुछ नॉलेज नहीं था। सो विथ पैशन एंड द फ्रेंड लाइक श्रीनिवास ये सब चीजें पॉसिबल हो पाया है। हमने कुछ इंजीनियरिंग में कुछ काम किया साथ में, एंड देन हमारा जो फ्रेंडशिप हुआ विच वी आर टेकिंग इट टू नाउ दिस स्टेज। या सो ये शुरुआत फ्रेंडशिप से हुई थी, कुछ काम से हुआ था। मैं हमेशा जब भी कंपनियों के नाम सुनता हूं ना, मैं हमेशा क्यूरियस रहता हूं कि नाम ऐसे क्यों है कंपनियों के। आप एक ऑटोमेशन कंपनी है, तो एलिगेटर कहां से आ गया? बिकॉज ये क्या है? श्रीनिवास, क्या आप उसमें थोड़ा बताना चाहेंगे हमें? तो एक्चुअली हुआ ऐसा था कि हम लोग जब सेकेंड ईयर हमारा ग्रेजुएशन कर रहे थे उस वक्त की बात है। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया था हमारे सामने। बेसिकली एक कॉलेज का रोबोटिक का एक इवेंट था जहां पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि आपको एक रोबोट मशीन बनाना है जो कि ऑटोमेटिकली पानी में भी कुछ काम कर सके, लैंड पे भी, जमीन पे भी आके कुछ काम कर सके। ओके। तो आई थिंक हम लोग का शुरुआत था, आई थिंक ऐसा इवेंट हमने पहले किया नहीं था, और हमने एक मशीन बनाया जो कि पानी में भी चल सके, जमीन पे भी कुछ कर सके। एंड सिंस वो एम्फीबियन था, हमने उसको एलिगेटर नाम रखा। Okay. उस मशीन को हमने एलिगेटर नाम रखा। अच्छा, उस मशीन का नाम एलिगेटर रखा था। ओके। तो बेसिकली एक छोटा सा रोबोट था। सो उसको हमने डेवलप किया, बनाया, चलाया, एंड देन उसको हमने नाम देना था। सो वी नेम्ड इट एलिगेटर। सो वो नेम एक्चुअली शुरू हुआ, हमारा पहला रोबोटिक का इवेंट था। एंड देन वही नाम एलिगेटर को लेकर के हमने काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जिसमें रोबोटिक्स पे हम लोग रियल टाइम फिजिकल रोबोट्स बनाते थे। हमने 3 IITs जीते, 2 NITs जीते। क्या बात है। और पुणे के काफी सारे कॉलेजेस में टोटल 43 अवार्ड्स हमने रोबोटिक्स पे उस टाइम पे जीते, बिटवीन 2003 to 2006। सो आई थिंक वही नाम एलिगेटर के साथ आई थिंक ये सारा सक्सेस मिला था। तो तो फिर जब हमने बिजनेस शुरू किया, हमने बोला ठीक है, एक लेगेसी है, एक नाम है, एक ब्रांड है। सो ऑफ कोर्स उसी को आगे बढ़ाया जाए। तो ऑफ कोर्स ऑटोमेशन में हमें कुछ करना था बिजनेस में, तो हमने एलिगेटर ऑटोमेशंस इस तरीके का नाम रखा। कृणाल, आपसे एक सवाल है। ये ऑटोमेशन करना, ये क्योंकि आप, मैं समझता हूँ आप टेक्निकल में फोकस भी करते हैं, तो ये ऑटोमेशन करना या इस फील्ड में जाना, ये कैसे चूज किया? सर, जैसे श्रीनिवास ने बताया कि हम इंजीनियरिंग डेज में रोबोटिक्स पे काम करते थे, तो रोबोटिक्स में मैकेनिकल, ऑटोमेशन, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती थी। तो हमारा स्टार्टिंग से ही, इंजीनियरिंग से ही वो पैशन रहा है कि हमें ऑटोमेशन अच्छा लगता था। जो हमें अच्छा लगता था वही हमें करने की आगे इच्छा रही। तो वो किया,
इसलिए हमें वो सक्सेस भी मिल सका। तो इसमें बेसिक ये है कि हमें वो जो चीज अच्छा लगता था वो हम आज भी वही कर रहे हैं। तो ये वो काम की तरह लगता भी नहीं है। तो हमें उसमें इंटरेस्ट आता है, हमें उसमें नया कुछ करने का एक चाह रहती है, तो वो चीज हमें बहुत अच्छे से इसमें करने को मिलता है। ये तो आप दोनों से शुरू हुई थी कंपनी, आज कितने लोग हैं कृणाल? आज कितने लोग हैं? आज कितने इंजीनियर हैं? हम 300 के आसपास, वी आर अ टीम ऑफ अराउंड 300 लोग, तो 300 पीपल, एंड आउट ऑफ विच आई थिंक 150 ऑड आर इंजीनियर्स, एंड देन बाकी स्टाफ है, फाइनेंस रिलेटेड स्टाफ, देन HR रिलेटेड स्टाफ, एंड कैजुअल वर्कर्स आल्सो। ओके। सो 2 लोगों से जर्नी शुरू हुई 14 साल पहले, आज 300 लोगों के साथ है, और ऑटोमेशन ये आपका। अब ये एंड ऑफ लाइन पैकेजिंग मतलब क्या? मतलब क्या आप ये बता सकते हैं कि कहाँ यूज होता है, कौन सी इंडस्ट्री में, किस तरीके से, क्यों करते हैं एंड ऑफ लाइन पैकेजिंग, क्या है ये श्रीनिवास? एंड ऑफ लाइन पैकेजिंग यानी कोई भी फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट को एंड में लेके जाके वो प्रोडक्ट का पैकेजिंग, रीपैकेजिंग, उसको वेयरहाउस में रखना, एंड उसके लिए जो भी लगने वाला मशीनरी है उसको एंड ऑफ लाइन पैकेजिंग बोला जाता है। ये जो प्रोडक्ट है या ये जो लाइन है, इसमें प्राइमरी पैकेजिंग होता है, सेकेंडरी होता है, टेरिशरी, फिर पैकिंग को फिर पैलेट पे रखा जाता है, पैलेट को फिर वेयरहाउस में रखा, वेयरहाउस से पैलेट को निकाल के डिस्पैच में लेके गया। तो ये सारा ऑटोमेशन लगता है फैक्ट्रीज को, एंड फैक्ट्रीज इसमें फिर ऑटोमोबाइल है, फूड है, बेवरेज है, फार्मा है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन सबके लिए लगता है, सारी इंडस्ट्रीज को लगता है। ओके। एंड वो भी एक मुख्य कारण रहा है कि हम लोगों ने, आई थिंक वी हैव काफी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ काम किया है। सो आप इंडस्ट्री का नाम लीजिए, सो वो इंडस्ट्री में भी आर देयर विद सम अदर कस्टमर। एंड ऑफ लाइन पैकेजिंग शुरू करा आपने, और इसके पीछे कोई रणनीति थी, कोई स्ट्रैटेजी थी, या बस होते चला गया? व्हाट वाज द थॉट? देखिए, जैसे हमने बिजनेस शुरू किया, वी स्टार्टेड, एंड हमने शुरुआत की कुछ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स लेकर के, जो डिफिकल्ट प्रोजेक्ट जो इंडिया में कोई करता नहीं था या कोई बनाता नहीं था, चैलेंजिंग टास्क थे, एंड इंडस्ट्री भी ट्राई कर रहा था। एंड होते होते ऐसा हो गया कि फर्स्ट टाइम राइट हमने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, उसको रिपीट किया, फिर उसको दोबारा दूसरे इंडस्ट्री में रिपीट किया, एंड धीरे धीरे मतलब एंड ऑफ लाइन पैकेजिंग में कुछ 2 प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किए, उसको फिर रेप्लिकेट किया, उसको सक्सेस मिला, देन फिर बनते बनते फिर उसके आगे का एक प्रोडक्ट बनाया, फिर उसके पीछे का एक प्रोडक्ट बनाया, बनते बनते फिर वो एंड ऑफ लाइन का पोर्टफोलियो बन गया। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है। कृणाल, आप जब इंजीनियरिंग करते हैं, क्या आप परफेक्शन देखते हैं या ये आइटरेटिव प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, क्या है? सर, जैसे हमारा कोर वैल्यू और हमारा यूएसपी है, हम फर्स्ट टाइम राइट की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं, तो हमारा ये एक यूएसपी भी है कि जब हम कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लेते हैं या फिर नया कोई मशीन डेवलपमेंट में लेते हैं, तो हम उसे फर्स्ट टाइम राइट बनाते हैं। सो डेफिनेटली यस, वी लुक फॉर द परफेक्शन। वेरी गुड। इटरेटिव प्रोसेस काफी कम है, होता है, मैं ऐसा मना नहीं करूंगा कि ये बिल्कुल भी होता नहीं है। यस, सर्टेन डिजाइन समटाइम वर्क नहीं करता है, उसके लिए हमें करना पड़ता है, बट उसका प्रोपोर्शन काफी कम है। मतलब अगर मैं परसेंटेज में बताना चाहूँ तो प्रोबेबली 1% ही हम उसको इटरेटिव में जाते हैं, whereas अदर 99% इट इज टुवर्ड्स परफेक्शन ओनली। बट अब तो ये हो गया, शायद क्या ये सिलसिला पहले से है या आज आपने वो डेवलप किया हुआ है? क्या पहले ज्यादा इटरेटिव था और अब कम है, ऐसी स्टेज है? बिकॉज हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स ये देख रहे हैं, हमें उनको भी ये बताना पड़ेगा कि क्या पहले से ही परफेक्शन पे फोकस करें या बढ़ते बढ़ते परफेक्शन आएगा? क्या थॉट है आपका? सो नेचुरली सर, विद द प्रोसेस, जो हम प्रोसेस में जाते हैं, जो बिजनेस इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, परफेक्शन बढ़ते जाता है। ओके, स्टार्टिंग में 1% इटरेशन नहीं होगा, उनमें भी थोड़ा ज्यादा रहेगा। अभी वो परफेक्शन की तरफ जा रहा है, जैसे हमारा भी मैच्योरिटी आ रहा है, टीम मैच्योर हो रहा है, हमें मार्केट का नॉलेज आ रहा है, टेक्नोलॉजीज का अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, वो परफेक्शन की तरफ जाता है। बट आपने जो पूछा कि परफेक्शन स्टार्टिंग से होना चाहिए क्या, मेरे हिसाब से परफेक्शन स्टार्टिंग से ही होना चाहिए। वो माइंडसेट होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव जो हम करना चाहते हैं, वो कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें मिल सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। बट जब उतार चढ़ाव आए श्रीनिवास, जब कभी आई डोंट नो, कभी पैसे कम पड़े होंगे, कभी टीम छोड़ के गई होगी, किसी को लाया होगा, कोई गया होगा, तब कैसे अपने आप को हैंडल किया? जनरली कुछ फिलॉसफीज है
एज अ पर्सनालिटी, एज बिजनेस। तो जनरली एक स्टैंडर्ड फिलोसफी ये बोलता है कि लाइफ मस्ट गो ऑन, ठीक है, जो भी हो आपके साथ, अच्छा हो बुरा हो, आपको लगता हो अच्छा है बुरा है, ये सारा keep moving forward. यू शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड इट्स जस्ट मतलब आपके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। True, true. सो लाइफ मस्ट गो ऑन जैसा एक फिलोसफी रहा है कि मतलब व्हिच एक्चुअली हैज हेल्प्ड उतार चढ़ाव के वक्त। प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पॉजिटिविटी। मतलब जनरली कोई भी इवेंट को आप अगर देखते हो, उसको एनालाइज करते हो, आपको लगता है कि ये उतार है या चढ़ाव है, तो मतलब अगर उतार है तो उसमें से आप कुछ सीख के बाहर निकलिए। मतलब सही है। इट शुड बी अ लर्निंग कर्व। It's a learning curve for you, okay. एंड अगर बढ़ते हो तो आपने क्या सही किया है वो सीख करके यू और replicate और कीजिए। उसको मल्टीप्लाई करिए। सही है, सही है। सो ये दो फिलोसफीज आई थिंक जनरली हेल्प करता था। नेचुरली थोड़ा सा फियर होता था, ऐसा नहीं है कि वी वर नॉट अफ्रेड ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस इज अबाउट हैंडलिंग मनी Correct. एंड ensuring that you take some profits out of the business। ठीक है, थोड़ा बहुत फियर फैक्टर रहता था, बट हम लोग ये सोच के चलते थे वी हैड नथिंग टू लूज। क्या सो हमने थोड़ा सा पैसा लेके बिजनेस शुरू किया था एंड आई थिंक हम लोग यंग भी थे। सो Correct. सो अगर नहीं, वो तो आप दोनों आज भी हो मतलब बट फंडामेंटली कितने पैसे की लागत से आपने बिजनेस शुरू किया? हमने आई थिंक ओवर 6 months, इनिशियल 6 months में वी हैड इन्वेस्टेड 1.2 लाख रुपीस इन द क्या बात है। और उससे ये सारा साथ आ जाए। सो पैसे लगते नहीं है, मतलब लोग कहते हैं कि पैसे चाहिए, पर पैसे लगते नहीं है शुरुआत करने के लिए। ये सही है? आपका एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, दो चीजें हैं। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी बिजनेस में पैसे नहीं लगते हैं। देयर आर कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें इनिशियल लागत थोड़ा ज्यादा रहती है, बट आई थिंक पैसा हो नहीं हो दैट्स वन थिंग, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास एक थॉट प्रोसेस हो, कुछ करने की चाह हो, मतलब एक विजन हो, थोड़ा पैशन हो। आई थिंक ठीक है, पैसा तो फिर आते रहते हैं, कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाता है। सही है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जब हम ऐसी कोई संस्था बनाने के बारे में सोचते हैं तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि ये 3-4 चीज़ों को बताएं कि यार ये हमेशा ध्यान में रखें? सो कुणाल, आपसे शुरू करते हैं। अगर इंजीनियरिंग कंपनी किसी को बनानी है तो क्या दिमाग में होना चाहिए? पर टॉप 3-4 थिंग्स। ओके, सो अगर इंजीनियरिंग कंपनी बनाना चाहते हो तो पहले तो आपका प्रोडक्ट जो है दैट शुड बी अहेड इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ एन क्वालिटी, इंजीनियरिंग क्वालिटी। आप बैकडेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करोगे या फिर बैकडेटेड कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ तो करना चाहोगे तो आपको शायद वो मार्केट में रीच नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज है, आपको इफ यू आर सेटिंग अप एन ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड एक्चुअली look at the leadership qualities, you should demonstrate leadership qualities because that will actually drive your team. आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, you are just a one man, one brain, it has a limit, obviously. And third thing is, I would suggest to have an right approach. For us, we call it as a systematic approach. Be systematic from the day one. Ensure that whatever you are doing are being documented, followed through a system, so that जो भी कुछ नया कोई आता है सिस्टम में, आपके सिस्टम में नया कुछ रिक्रूटमेंट होके आता है, नया कोई बंदा आता है जिसको आपको डेलीगेट करने का काम होता है, तो उसके लिए वो प्रोसेसेस सेट हो, आपको उसको सेट करने के लिए फिर से वो व्हील नहीं घुमाना पड़े। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट। सिस्टमेटिक अप्रोच, एक लीडरशिप एबिलिटी और राइट प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। श्रीनिवास, आपका थॉट क्या है? So engineering company में of course fourth important thing if I have to add to what Krunal said is the right mindset. So काफी business owners मतलब ऐसा mentality होता है कि I have to earn something and walk away. That's not the right approach for sustaining or growing a business. So we have to have the right mindset is what I would like to add. Mindset यानी of course बहुत सारी चीजें हैं माइंडसेट जब मैं कहता हूँ, बट मनी पर्सपेक्टिव से आई थिंक व्हाटएवर यू कैन गिव टू योर बिजनेस, यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ। आप अपने आप को बिजनेस से बाहर रख के आप ये देखें कि बिजनेस को क्या चाहिए, बिजनेस को नर्चर करने के लिए कितना पानी डालना है, कितना। करेक्ट। सो उसे फोकस रखें, आपकी पर्सनल जरूरतें से ज्यादा। पर्सन को आप थोड़ा अलग करके यू हैव टू
हैव अ माइंडसेट कि आप बिजनेस को बिजनेस के जैसा देखें। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। सो ये जो आपने प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, ये जो आप आज एंड ऑफ लाइन चलाते हो, मशीनें बनाते हो, लेट्स हैव अ लुक एट देम। इज दैट ओके? या लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट इट। सो एवरीबॉडी, वी विल गो अहेड एंड नाउ हैव अ लुक एट द प्लांट, हाउ ब्यूटीफुल मशीन्स दैट दीज गाइज मेक। और ये बहुत जरूरी है कि हम सारे समझे कि एक सोच से शुरू होती है कंपनी और फिर जाके बहुत सारे लोगों की मदद भी करती है। सो बिजनेस को आगे बढ़ाना ये सिर्फ बिजनेसमैन की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये एक बिजनेस की सोशल रिक्वायरमेंट भी होती है। बिकॉज व्हेन योर बिजनेस ग्रोज, दैट्स व्हेन योर कम्युनिटी ग्रोज एंड योर कंट्री बिकम्स अ लिटिल बेटर। Let's go and now find out what Alligator Automation is doing in automation at the end of line packaging. So what is this all about? Can you just explain क्या हो रहा है? Where we are standing, ये हमारा assembly shop है, where we actually assemble our machines, test our machines, do a quality inspection, and then do a test, call the customer, ensure that he is happy with what he has seen, and then dispatch it entirely as a set. So ये आपका assembly area है? Assembly area. Assembly area. और ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पे टेस्टिंग, क्वालिटी चेक, एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन सारा यहाँ यहीं पे होता है। ओके, और सारे इंजीनियर्स यहीं पे काम करते हैं? बेसिकली इंजीनियरिंग टीम ऑफिस में बैठता है, यहाँ पे वी हैव आवर असेंबली एंड टेस्टिंग टीम व्हिच वर्क्स हियर। ओके, ओके। सो कुछ बताओ आप मुझे, कौन सी मशीन्स क्या है? Basically this side, if you see this entire area, this is basically for a tire installation. These are all interlogistic conveyors for tire industry. We do such equipment for different industries, but what you are seeing here is entirely for the tire sector. ठीक है। So handling the finished tire, the green tire, transferring it. So there are a lot of. तो ये सारा ऑटोमेशन हो जाता है फिर, you know, सारा ऑटोमेटिक टायर घूमते रहता है। So टायर को उठाना, सेट करना. So ये सारा automatic. There's no man-made there. There's no man working on that. Yes. Only one person is managing it. Yes, yes. So these are big lines, 40 meters, 50 meter lines. अच्छा, अच्छा। From इतनी where बड़ी है। Tires are picked up at a certain point. वहाँ से फिर टायर को उठा के इंस्पेक्शन पे दिया जाता है. इंस्पेक्शन से फिर उसको सॉर्टिंग करते हैं. सॉर्ट करने के बाद टायर को फिर उठा करके फिनिश्ड गुड्स में रखा तो ये जाता है. सारा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो कुणाल, इस तरफ क्या है? इस तरफ सर इस साइड में आप जो भी कुछ देख रहे हो, ये एक पैलेटाइजिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो जिसमें हम पैक्स या फिर बॉक्स जो होते हैं या फिर बॉटल्स होते हैं, इन्हें एक पैलेट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर उसे स्टेबल किया जाता है, सो दैट उसे एक तो आइदर आप स्टोर कर सको या फिर उसको आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सको, उस फॉर्मेट में उसे बनाया जाता है। तो ये सब कन्वेयर्स उसके लिए है। तो प्रोडक्ट आता है कन्वेइंग से, रोबोट उसको स्टैक करता है पैलेट के ऊपर, और वो जो बना हुआ पैलेट होता है वो डिस्पैच किया जाता है वेयर हाउसिंग तक। ओके, तो ये और ये सारा ऑटोमेटिक? ये सब ऑटोमेटिक है। तो इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रहता है। आदमी लगता है बटन दबाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। So I'm sure कुछ दिनों में आप वो भी बदल देंगे। yes, things will move in that direction. Okay, so sorry, Srinivas, you were saying something. ये बेवरेज इंडस्ट्री के लिए है, बियर प्रोडक्शन प्लांट में ये मशीन जा रहा है। Okay, so basically bottling plants जितने होते हैं। Okay, okay. So ये मतलब हर तरीके के बॉटल्स? या जनरली ग्लास बॉटल्स, कैन बॉटल्स, PET बॉटल्स, सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए हुए हैं। अच्छा, ये लाइन स्पेसिफिकली ग्लास बॉटल्स का है। अच्छा, ओके। ग्लास बॉटल्स और कुछ असेंबली लाइन पे आप दिखा पाओगे? या सो आई थिंक ये पैलेट डिस्पेंसर है, सेम पैलेटाइजिंग में जो लगता है, जो पैलेट्स को एक एक स्टैक में से पूरा एक एक दिया जाता है, उसके लिए ये इक्विपमेंट्स है। ओके, ये कौन सी मशीन है? ये सर बेसिकली दिस इज सेकेंडरी पैकिंग मशीन। इसे हम TMS भी बोलते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट सिस्टम, या तो इसमें क्या होता है कि जब पाउचेस आते हैं मशीन से, आपके जो 1 kg या 500 ग्राम के पाउचेस बनते हैं, लेट्स से शुगर, सॉल्ट, इन सब के, इन्हें बिग बैग में पैक किया जाता है या फिर बेलिंग किया जाता है। उसके लिए ये टेक्नोलॉजी यूजफुल होता है। इससे क्या होता है कि हम पाउचेस लेके जाके उन्हें मर्ज करके एक पर्टिकुलर फैशन में कोलेट करके उसे बैग में भरते हैं, जिसके कारण रैंडम फीलिंग जो इनिशियल डेज में होता था, जिससे स्पेस ज़्यादा लगता था बैग में, वो स्पेस रिड्यूस हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जो उसके हर्डल्स है वो कम हो जाते हैं, डैमेजेस इन द ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस, ये सब इसके से एडवांटेज मिलते हैं। और ये जो स्पीड पे काम करता है, वो स्पीड पे आदमी से पैक करना काफ़ी डिफिकल्ट है, रादर इम्पॉसिबल है। तो वो काइंड ऑफ स्पीड्स पे ये मशीन्स काम करती हैं। You know, why do customers buy? Customers क्यों buy करते हैं? उनका प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए आपसे?
यही कारण हो सकता है बेसिकली। सो स्पीड भी बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, लेबर पे डिपेंडेंसी घट जाती है, देन प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव होता है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं। लेबर में हाइजीन के लिए भी काफ़ी इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करते हैं। एंड जनरली आदमी है 8 घंटे एक ही स्पीड से काम नहीं कर सकते। मशीन कर सकती है, प्रोडक्टिविटी देती है आपको। कर सकती है। वेरी गुड वेरी गुड। बट इससे एक चीज़ ये भी तो हो रही है कि अच्छे इंजीनियर्स डेवलप हो रहे हैं देश में। अगर ये बिकॉज इस तरीके की टेक्नोलॉजी पे हमेशा काम करते रहना मतलब अच्छे इंजीनियर्स को बढ़ोतरी देने की काम अच्छा करे, ताकि अच्छा ये ग्लोबल स्टैंडर्ड की मशीन ग्लोबली भी जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। और ये वाली कौन सी मशीन है? ये बहुत ही बड़ी मशीन दिख रही है, क्या है? ये अभी एक नया मशीन हम लोग असेंबल कर रहे हैं। ये बेसिकली फ्रूट सॉर्टिंग एक प्लांट है। फ्रूट को धोया जाता है। सो बेसिकली एक बड़े से क्रेट में आता है फ्रूट, उसको मशीन लिफ्ट करता है, पानी में लेके जाके डुबाता है, उसको रिंस करता है, एम्प्टी करता है, अच्छा, एंड खाली करके बाहर आता है। ओके। सो दिस इज जनरली ये सारा ऑटोमेटिक नहीं होता है इंडिया में, इट्स ऑल मैनुअल। बट कुछ नए प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जो हाइजीन के कारण, प्रोडक्टिविटी के कारण, वेट के कारण। तो ये इसकी कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद क्या फूड इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रही है इन सारी चीज़ों पे? हाँ, देखिए कॉन्शियसनेस ये फील्ड में स्लोली एंड स्टडीली आता है। आई थिंक जनरली लास्ट 2 डिकेड में काफ़ी अवेयरनेस मैच्योरिटी आया है। इनफैक्ट जो हम बनाते हैं लास्ट 10 साल के पहले भी ये इंडस्ट्रीज देखता नहीं था ये मशीन्स की तरफ, बट वो माइंडसेट में चेंज आया है। पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इसका क्या फ़ायदा है हमें, एंड वो धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हो रहा है। आपको जैसे आपने कहा कोरोना के बाद भी, आई थिंक कोरोना के टाइम पे हमारे काफ़ी कस्टमर्स हैं जो काफ़ी बेनिफिट हुए, बोलते हैं यार मशीन हमने इन्वेस्ट किया तो हम लोग बेटर रह पाए हमारे कॉम्पिटिटर। तो ये ऑफ कोर्स नेचुरल स्टार्ट। ये कौन सी मशीन? व्हाट इज दैट मशीन? ये बैग पैकिंग मशीन है जो रोड के मार्किंग के लिए जो केमिकल बनता है उसके पैकेजिंग का मशीन है। ओके। सो बेसिकली हॉपर से 2 पिलर्स है, वो वजन करता है मटेरियल को, वजन करके ऑटोमेटिकली बैग में डालता है, बैग ऑटोमेटिकली लगता है, वजन होके भरता है, बैग सिलाई होके बाहर निकलता है। सो एवरीथिंग इज फुली ऑटोमेटिक। और ये इंजीनियरिंग का डिजाइन हार्ट कौन है? आप दोनों में से कौन है? ये आई थिंक या इंजीनियरिंग सारा कृणाल देखते हैं। सो कृणाल, जब हम वापस हमारे इंटरव्यू रूम में जाएंगे, आप मुझे जरा इसके बारे में और बताओगे कि इसकी स्पीड के बारे में, कैसे करती है, क्या करती है। इज दैट ओके? या चलो मिलते हैं in the interview room where we will understand from them the nitty-gritties of alligator automation. So I'll see you there. So finally we've seen the plant now, और ये जो नीचे एक मशीन चल रही थी, लगभग आई थिंक इट वाज बैगिंग, जो हम देख रहे थे, वो क्या है, क्या स्पीड है उसका? सर, ये जो ऑटोमेटिक बैगिंग मशीन अभी जो शॉप फ्लोर पे था, इसका स्पीड 1000 बैग्स पर आवर का स्पीड है। ओके। सो वो मशीन ऑटोमेटिकली 1000 बैग्स पैक करता है, जो भी कुछ प्रोडक्ट रहे उसके 1 घंटे में। अच्छा, 1 घंटे में 1000 बैग्स पैक हो जाते हैं। क्या बात है। और इसको आप बार बार बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ओके, दैट्स व्हाट ऑटोमेशन एंड एक्सीलेंस आप जो कहते रहते हो, वही है। सो अब थोड़ा मशीनों से हटके आपके बिजनेस या आपकी लाइफ की तरफ देखते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है हमारे सारे एंटरप्रेन्योर्स, दर्शक जितने भी हैं, उन्हें ये समझना कि ये जर्नी कैसी रही है। सो जब आप दोनों ने ये शुरुआत करी, हमने पहले भी कहा कि यार पैसे की टेंशन होगा या लोगों का टेंशन होगा, इस सारे दरमियान आप कैसे एक दूसरे के साथ कैसे रहे? क्या है ये वो सेंट्रल फिलॉसफी आप दोनों के बीच में, वो ग्लू क्या है जो हम कहते हैं ना कि लोग जुड़े रहते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत बार सुना है मैंने कि धंधे में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, है ना, मतलब बट ये देखिए पार्टनरशिप की एक बहुत सुंदर मिसाल है। सो क्या है वो ग्लू आप दोनों के बीच में? श्रीनिवास, आप बताइए। जो ग्लू की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज ट्रस्ट। आई थिंक द वे वी ट्रस्ट ईच अदर इन द सेंस, ठीक है, अगर मैंने बिजनेस के लिए कोई डिसीजन लिया हो, ओके, सो कृणाल ये सोचेगा कि ये बिजनेस के लिए डिसीजन लिया गया है, एंड ही लाइक्स इट, ही डजंट लाइक इट, डजंट मैटर, ही विल से इट्स अ बिजनेस डिसीजन एंड मूव ऑन। ठीक है, उससे फिर नफा हो, नुकसान हो, अच्छा हो, बिजनेस डजंट मैटर। ठीक है, काफी डिसीजंस होते हैं, 10 में से 8 सही होते हैं, 2 गलत भी होते हैं, बट वी ट्रस्ट ईच अदर। इफ वी डिसाइड समथिंग,
and of course it helps if we have the right kind of trust with each other. We do not question, and we don't keep on unnecessarily pushing for something he's taking charge. So that's I think the important factor which has helped us. क्या ये ट्रस्ट ग्रो हुआ है एज इन लास्ट 14 सालों में? क्या ये बार बार ग्रो हुआ है या जैसे था वैसे ही था? क्या ये इसमें कोई बदलाव आया है इस ट्रस्ट में? मैं ये कहूँगा कि मैच्योरिटी आया है. ओके, सो 14 साल पहले जब हमने शुरू किया था और अभी जहाँ हम अभी बात कर रहे हैं 14 साल के बाद, वो ट्रस्ट में मैच्योरिटी आया है. ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग में मैच्योरिटी आया है. द वे वी ट्रीट ईच अदर, ठीक है. आई थिंक इनिशियल 4-5 साल में शायद वो मैच्योरिटी नहीं था, ट्रस्ट था, बट शायद वो मैच्योरिटी नहीं था, वो शायद एक क्लियर बाउंड्री नहीं था दोनों के बीच में. बट यस, ट्रस्ट में चेंजेस हुए हैं, बट वो चेंज आर इन द डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग मोर एंड मोर मैच्योर. more mature, and because is that also reflecting in the business? उस business में भी उसमें वो दिखाई दे रहा है कि उस maturity की वजह से business की maturity भी बढ़ रही है. Correct. So the way the leadership team thinks, treats each other, treats the team, and the way they trust each other, the way they take mature decisions, of course. कुणाल, ये जैसे श्रीनिवास बता रहे थे कि ये मेच्योरिटी आगे बढ़ती चली गई. वैसे आज आपकी जो टीम बनाते हो, क्योंकि इंजीनियरिंग टीम बहुत बड़ी है आपकी, सो इंजीनियरिंग टीम में हर बंदा चाहता है कि मेरी इंजीनियरिंग दिखे, मेरा नाम हो, आप उसे कैसे मैनेज करते हैं? सर देखिए, कैसा है बिजनेस में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी पहले भी बोला था कि एक बंदा कुछ नहीं कर सकता. इट्स अ गेम ऑफ ग्रुप, टीम एंड एवरीथिंग. सो एक्चुअली जो एफर्ट है या फिर जो इसका सक्सेस है वो टीम का सक्सेस है, ये उन्हें बताना जरूरी होता है. इट्स नॉट एन इंडिविजुअल हु इज डूइंग एनीथिंग मिरेकल और समथिंग लाइक दैट. इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल केम टुगेदर एंड देन उन्होंने कुछ तो एस्टेब्लिश किया है और उससे वो कुछ तो फ्रूट लेना चाहते हैं. तो ये भी समझना जरूरी है, इसका एक कोई ओनर नहीं है. देयर इज नो वन सक्सेसर ऑफ दिस. इसका जो भी कुछ है ये पूरा ग्रुप है. सो हम भी इसे ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं. हम इसे ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करने का मतलब ये है कि हम इसे ग्रुप ऑफ पीपल मिलके जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना है उसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं, ना कि एक इंडिविजुअल माइंडसेट ड्रिवन कंपनी की तरह ट्रीट कर रहे हैं. सो प्रॉब्लम ये आ सकता है कि एक इंडिविजुअल बोलता है कि प्रोबेबली ये मेरा सक्सेस है, बट वी हैव टू टेल देम ये आपका सक्सेस नहीं है, पूरे टीम का सक्सेस है. जब समझाते हैं तो सामने वाला समझता भी है और उस तरह को वो फिर आगे से बिहेव भी करता है. आपके अकॉर्डिंग टू एलिगेटर ऑटोमेशन का सबसे बड़ा एसेट क्या है? एलिगेटर ऑटोमेशन का सबसे बड़ा एसेट उसका टीम है, एंड उसके साथ साथ यंगनेस ऑफ द टीम ये भी है. यूथ पार्ट ऑफ इट. एवरेज क्या है? एवरेज एज श्रीनिवास क्या है? 27-28. क्या बात कर रहे हैं? So average age is 27, 28, and all of these engineers are they pan India? Pan India. So we have people from service at different locations: Chennai, Hyderabad, Delhi, Punjab, Kolkata, and so on. And of course, core engineering team Pune se hai. And we have a lot of people from Maharashtra, people from Andhra, Karnataka, some people from Gujarat as well. So northern part of the world, western. So now the company is looking and sounding national. From in 14 सालों से ये क्या हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी है? क्या करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में? So अभी तक हमने I think 15 कंट्रीज को हमारे प्रोडक्ट्स बेचे हैं. These countries, अगर मैं कुछ नाम लूँ तो we have sold in Thailand, Southeast Asia में. We are doing a lot of work in Middle East, Saudi, UAE, Oman. Then we are also working in Africa, Tanzania, Egypt. हमने प्रोजेक्ट्स यूएस में भी किए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स यूएस में भी किए हैं, लैटिन अमेरिका में भी किए हैं. Wonderful. So let's now move towards a certain element. इन 14 सालों के दरमियान कभी ऐसे महसूस हुआ कि मुझे शायद कुछ सीखना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर? ऐसे कभी सोच आया कुणाल? व्हाट डू यू से? सर ऐसा बहुत बार हुआ है 14 सालों के करियर में कि सीखने की जरूरत लगी है. प्रोमिनेंटली आई थिंक एक बिजनेस में एक फेज था जहाँ पे हम स्टैग्नेंट हो गए थे, ग्रो नहीं कर पा रहे थे. एक पर्टिकुलर लेवल आया था जहाँ पे हम ऐसे लग रहा था कि अब क्या. बिकॉज जैसे आपको हमने पहले भी बताया है कि
वी आर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एंड देन जब चालू किया हमारा कुछ ऐसा बहुत बड़ा जॉब बैकग्राउंड भी नहीं था कि हमें पता है कि इंडस्ट्रीज कैसे चलता कैसे है. चल रही है, राइट व्हाट वी नो वाज द टेक्नोलॉजी. इंजीनियरिंग कोर था तो वही पता था. बिजनेस कैसे चलाना है बेसिक एक लेवल पे लेके जा सकते थे, उसके आगे हमें कैसे स्केल अप करना है प्रोसेस को ये नहीं पता था. तो वो टाइम पे हमें ट्रेनिंग की काफी जरूरत पड़ी एंड हमने काफी ट्रेनिंग्स भी लिए. एसआईएल के साथ हमने 1 साल का पूरा एक कोर्स किया, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप का एक कोर्स लिया जिसमें हमें काफी हद तक फायदा हुआ, जिससे हमें काफी प्रोसेसेस क्लियर हुए, डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर्स क्लियर हुए, डिपार्टमेंट्स वाइज क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए ये सब क्लियर हुआ. इसमें एक बर्निंग डिजायर करके जो फर्स्ट सेशन था वो सेशन में एक्चुअली आंखें खुली बेसिकली कि ऐसा लग रहा था अभी तक तो सोए थे एंड एक डिजायर जाग उठा, दैट्स द नेम सजेस्ट बर्निंग डिजायर जाग उठा. हमने तब एक गोल देखा कि क्या करना है, आगे हमें क्या करना है. वो गोल हमने सेट किया वहां पे और फिर वो गोल की तरफ काम करना चालू किया. ऐसे आगे जाते हुए हमें और ट्रेनिंग्स की जरूरत लगने लगी. हमारे साथ टीम के लिए दैट वाज इम्पोर्टेंट क्योंकि हम दोनों तो सीख लेंगे ट्रेन लेके, बट टीम को कौन सिखाएगा. डे टू डे एक्टिविटी में प्रोबेबली हमारे पास इंडिविजुअली इतना टाइम नहीं रहता कि उनके साथ उतना टाइम स्पेंड किया जाए एंड प्रोबेबली हम उनको वो डिलीवरी भी नहीं दे सकते शायद. तो हमें वो आउटसोर्स ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी. हमने जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होते गया वैसे वैसे हम अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग करते गए एंड ऑनेस्टली दैट हेल्प्ड अस अ लॉट इन ऑल दिस ग्रोथ. अकॉर्डिंग टू यू आपकी संस्था में सबसे जो बढ़िया कॉम्पिटेंसी डेवलप हुई है लास्ट 5-10 सालों से, जिसकी वजह से जो शायद ट्रेनिंग से हुई होगी या आपकी कोचिंग से हुई होगी, वो क्या है? सबसे अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ टीम की क्या है? मैं ये कहूँगा कि टीम में सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ ये है कि आई थिंक टीम समझता है एक दूसरे को. ठीक है, मतलब जैसे मैं अगर इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करता हूँ कोई चीज़ में, ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है कि मेरा कंट्रीब्यूशन मुझे मतलब सारी दुनिया को डिस्प्ले करना है कि मैंने ये किया. सो मैं ये कहूँगा कि मतलब टीम में जो बॉन्डिंग है, जो जेलिंग है, जो कल्चर है हमारे कंपनी में, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ्स और विद इन द कंपनी. सो मतलब एक कोहेजन और एक टीम वर्क है हमारी कंपनी में. जैसे एक प्रोजेक्ट अगर एक टीम को दिया जाए, ओके, तो कोहेसिवली उसको एग्जीक्यूट करते हैं. सो ये जैसे होता है ना, डिपार्टमेंटल के झगड़े होते हैं, मैंने डिजाइन किया आप ऑपरेशन में देखो, ऐसा नहीं है. सर्विस में भी अगर किसी को कुछ दिक्कत है साइट पे भी, तो टीम्स आर रेडी टू कोऑपरेट एंड सपोर्ट देम टू द बेस्ट ऑफ देम. मतलब उनकी कैपेबिलिटी और केआरए में अगर नहीं भी है, इवन देन दे आर रेडी टू. क्या बात है. दैट एक्स्ट्रा माइल इज हेल्पिंग टू ग्रो द बिजनेस, राइट? दैट एक्स्ट्रा माइल इज हेल्पिंग. ग्रेट. सो अगले 10 सालों में एलिगेटर ऑटोमेशन कहाँ देखते हैं आप दोनों में? सो आई थिंक श्रीनिवास आप शुरू कीजिए अब, क्योंकि आप बिजनेस को फोरफ्रंट करते हैं, राइट? सो अगले 10 साल में हम लोग हमारे कंपनी को, वी आर लुकिंग एट आवर कंपनी बीइंग अ 500 करोड़ कंपनी, जिसमें से 500 करोड़ में से 100 करोड़ का बिजनेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस से आएगा हमारी कंपनी में. वी विल बी एम्प्लॉइंग 100 पीपल इन यूएस while we are in the growth phase in the next 10 years. We will be executing multiple projects, high value projects across the globe. 10 करोड़ के ऊपर के बहुत सारे multiple projects हम लोग कर रहे होंगे. We also see ourselves doing a single project where we are installing 100 robots in one project. So अभी generally the numbers are not so high, but yes, we are working towards that path, and these are few things that we look for ourselves in future. Of course, offices in multiple. सो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो है, बट यहाँ पहुंचना है. इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ लेके जाना चाहते हैं आप? सर, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमने मेंशन किया था कि हम 1000 बैग्स पर आवर का मशीन देख रहे हैं. सो नेचुरली वी वुड लाइक टू मेक इट टू 1500, then 2000. So we want to actually compete with the leaders in the industry. We are competing, but we want to kind of replace them
at certain locations. क्या बात है? Definitely, That's called dominance, huh? yeah, That's called- that too probably in countries like US, then Europe, likewise. सो ये विजन है। अगर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो लोग शुरू कर रहे हैं या शायद कोई स्ट्रगल कर रहे हैं होंगे अभी बिजनेस में, कोई स्टार्टअप की जरूरत नहीं पर होंगे, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? मतलब कृणाल आपसे शुरू करते हैं, क्या मैसेज देंगे उन बिजनेस ओनर्स को? सर, लीडरशिप एक काफी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, एंड सेकंड इज सेग्रीगेटिंग बिटवीन योर इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट थिंग्स। हर बार फायर फाइटिंग में ही रह के जिंदगी नहीं कंप्लीट हो सकती है। आपको इम्पोर्टेंस को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड क्रिटिकलिटी ऑफ फायर, कीप इट असाइड एंड रियली Still focus. on an important element which in turns in future आपको वो फायर से बचाता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है बिजनेस के लिए टू ग्रो फॉरवर्ड। वंडरफुल। एंड जब फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज दैट मैसेज दैट यू विल गिव टू पीपल? So 2-3 things. पहला, be a life learner. जैसे जहाँ पे भी आपका लर्निंग बंद हो जाता है, I think growing becomes difficult. So that's an important message. Of course, I would say life must go on. Be positive in whatever you are doing. Keep moving forward. Keep pursuing your passion, and of course, success will automatically chase you on the way. So you don't have to run towards it. So these are the two things I would advise. Yeah. So let's learn from this beautiful story of Alligator Automation. You can definitely connect with this company. The links are given below. You can contact them if you want to become their vendors, you want to become their suppliers. If you wish to have machines from them, you can definitely explore this company. An awesome company that we've seen. You've seen the videos that are there with us. You've seen the interview with the founders. Very importantly, these are the IIM stories. ये सारी स्टोरीज आपको हम पूरे देश से लेके आएंगे। ऐसी 26 स्टोरीज आने वाली हैं दोस्तों, और ये सारी 26 स्टोरीज ये एक किताब के रूप में भी आपके सामने आएंगी। सो IIM से जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि ये आपको भारतीय बिजनेसेस कैसे बढ़ाए जाते हैं इनके बारे में बताया जाएगा। हम ट्रैवल करेंगे आपके लिए वो सारी इंफॉर्मेशन लाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से। इसीलिए जब भी आप इसे देखना चाहते हो, इनफैक्ट हर सीजन आपको एक नया कंटेंट, एक नई स्टोरी समझाई जाएगी, जिसमें ये पूरा विश्लेषण दिया जाएगा इस बिजनेस का, हर बिजनेस का। सो इस वजह से इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने सारे एंटरप्रेन्योर भाइयों के साथ, जिन्हें जो जुड़ना चाहते हैं ऐसी बिजनेसेस के साथ, या कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, जरूर जुड़िए। लाइक, शेयर एंड कमेंट, ये 3 वर्ड्स कहते हैं लोग, तो आप जरूर उसे एक्शंस ले लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज of Inspiring India Movement with some new company for you. Thank you.